Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, first the topic that we are going to discuss is a process where free and fair elections will be a casualty. तो इसमें हम बात करेंगे फ्लॉज की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट बिल में है। तो पहले क्या हुआ करता था कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट्स हो जाया करती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बायस समझा कि जो गवर्नमेंट है अगर वही अपॉइंट कर रही है, फिर इलेक्शंस भी उनके ही कराने इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही है। तो कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि एक हाई पावर्ड कमेटी जैसे जिसमें कौन कौन होगा, पीएम होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे, ये अपॉइंटमेंट्स करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई एक लॉ पास नहीं कर देता इसके रिलेटेड। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का बिल 2023 में आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे बेस्ड था। इसमें अब क्या इश्यूज थे न्यू लॉ में कि जो कमेटी है उसमें से सीजीआई को हटाकर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो भी पीएम चूज करेंगे उसको लिया जाएगा। तो यानी कि अब पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे उसमें। अब इसमें क्या है, अब देखा जाए तो पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर तो हमेशा एक साथ ही होंगे क्योंकि वो सेम गवर्नमेंट के ही हैं। ऑब्वियसली वो एक दूसरे से डिफर नहीं करेंगे बातचीत में, तो अपने आप जो मेजोरिटी है वो 2:1 हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग तो इम्पॉसिबल हो गई है। हर एक दो जनों के एक तरफ व्यूज होंगे, एक का एक तरफ व्यू होगा हमेशा। फिर ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि एक जो सर्च कमेटी बिठाई जा रही है जिसमें लॉ मिनिस्टर और दो यूनियन ब्यूरोक्रेट्स जो कि मतलब हाई रैंक होंगे, उन वो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट करेंगे उसका भी कहीं पर आपको पब्लिकली नहीं पेश किया जा रहा कि कौन शॉर्टलिस्टेड है, उनमें से फिर किसको सेलेक्ट किया, है ना। अंडरमाइंस ऑब्जेक्टिविटी। तो फिर अब वही बात, जो कैबिनेट मिनिस्टर को अगर हम चूज करें वो अपोज नहीं कर सकते पीएम को। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक कंसर्न्स, तो आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है, राइट टू इक्वालिटी नहीं आ रहा है, रैशनल बेसिस नहीं है, प्रोसेस काफ़ी आर्बिट्रेरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को थ्रेट है। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो गवर्नमेंट लॉयलिस्ट हैं तो इम्पार्शियलिटी ऑफ इलेक्शंस इज एट रिस्क। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हम एक फंडामेंटल पार्ट मानते हैं डेमोक्रेसी का, और ये लॉ इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को वीकन कर सकता है। फाइनल टेक अवे, तो जो लॉ है उसको रिकंसीडर करना चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है और हो सकता है इंडियन इलेक्शंस की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इम्पार्शियल सिलेक्शन प्रोसेस हो इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे कि डिलिमिटेशन क्या है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो इलेक्टोरल बाउंड्रीज जब रीड्रॉ होती हैं ताकि पॉपुलेशन चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया जा सके, उस चीज़ को डिलिमिटेशन कहते हैं। तो इंडिया ने अपनी डिलिमिटेशन 1976 में फ्रोज कर दी थी बेस्ड ऑन 971 सेंसेक्स। उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई उसने 2026 को एज अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर कहा, वो न्यू डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन अ फ्रेश सेंसस। फिर करंट इशू क्या है कि तमिलनाडु का कंसर्न है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया हर चीज़ में, अब उनकी डिलिमिटेशन से उन तमिलनाडु की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। और 2021 का जैसे कि सेंसस भी डिले किया जा रहा है, तो उससे सस्पिशन है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि पहले ही डिलिमिटेशन कंडक्ट कर दे दैन एक्सपेक्टेड। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिलिमिटेशन, तो सदर्न वर्सेस नॉर्दर्न स्टेट्स अगर देखें तो जो तमिलनाडु का इलेक्टोरेट है वो 171% से ग्रो किया और अनडिवाइडेड बिहार का 233% से। तो अगर जो सीट्स हैं वो स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं तो साउथ की स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये सीट्स लूज कर देंगी, और नॉर्थ की स्टेट जैसे कि बिहार और यूपी ये ज़्यादा सीट्स, इनके पास ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी। फेडरलिज्म एड्रेस, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने श्योर किया है कि सदर्न स्टेट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर क्लैरिटी नहीं है कि वो प्रोपोर्शन कैसे मेंटेन करेंगे। और रीजनल बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कुछ ही स्टेट्स में कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना आ जाए। की डिमांड्स एंड कंसर्न की जो सेंसस है उसको एसएप करा जाए ताकि कोई भी डाउट जो भी पॉलिटिकल मोटिव के रिलेटेड है वो सब हट जाएं। एक फेयर बैलेंस मेंटेन करा जाना चाहिए बिटवीन पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरल इक्वालिटी। अनफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अवॉइड करना चाहिए और जो स्टेट्स को डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने
पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ में अच्छा काम किया है। फाइनल टेक अवे, delimitation should not be rushed and must preserve both रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म, और गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए अपना स्टैंड और इंश्योर करना चाहिए सदर्न स्टेट्स को कि वो अनफेयरली पेनलाइज नहीं हो रहे हैं फॉर देयर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़। और ये सब चीज़ें जल्दी होनी चाहिए ताकि एक मिसट्रस्ट ना आ जाए नेशन के अंदर ही और आगे ये मुद्दा ज़्यादा ना बढ़े। थैंक यू।